जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड और तीसरा है ब्लड वेसल्स। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो है दो टाइप की होती हैं, एट्रियोल्स या इसको आप वेन्यूल्स या वेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो कैटेगरी का होता है। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होगी, जैसे कि इंसेक्ट में होता है। यानी कि इंसेक्ट में क्या होता है कि जब उनके हार्ट से बॉडी में जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो वो डायरेक्ट होता है बिना किसी आर्टरीज या वेन्स के, यानी उसमें जो है ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। वहीं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो है जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होता है या वर्टिब्रेट्स में होता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट बॉडी की कैविटी में पंप होता है। वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू पंप होता है और एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, इसीलिए इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखिए, जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इनमें जो है जो हार्ट होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि जो पिसेस हैं, तो पिसेस में आती हैं फिश, ठीक है। तो इनका जो है हार्ट 2 चैम्बर का होता है। जैसे कि ह्यूमन में हार्ट 4 चैम्बर का होता है, तो फिश में 2 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है। वहीं जो एम्फीबियंस हैं, जैसे कि फ्रॉग में 3 चैम्बर का जो हार्ट है वो प्रेजेंट है। उसके बाद रेप्टाइल्स में से स्नेक और लिजर्ड आते हैं, इनके पास भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है। और जो एप्स और मैमल्स हैं, एप्स में से बर्ड्स आ गए और मैमल्स में से ह्यूमन या मंकी, तो इनके पास जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, इसीलिए हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अब बात करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि ये जो है इनका जो ब्लड होता है यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। वहीं जो वेन्स है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। वहीं जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी में वो जो है हार्ट की तरफ आएगा। और जो आर्टरीज है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है, ठीक है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, वहीं वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है। और जो सबसे थिकेस्ट लेयर है आर्टरीज की, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और वेन्स की जो सबसे थिकेस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। और आर्टरीज में वेल्व्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, वहीं वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेन्स में वेल्व्स इसलिए प्रेजेंट हैं ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से जो है पीछे फ्लो ना करने लगे, इसीलिए एक जो है कैप टाइप का जो है लगा रहता है, यानी कि उसको क्लोज करने के लिए, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो आपस से उल्टा ना होने लगे। इसीलिए जो वाल्व है ये वेन में प्रेजेंट होता है और आर्टरीज में एब्सेंट होता है। अब देखिए, जितनी भी आर्टरीज हैं ये सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। उसी तरीके से जितने भी वेन्स हैं वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ कैरी करती है, तो ये हार्ट से लंग में कैरी करती है। और वहीं जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से हार्ट में। जो आर्टरीज होती हैं इनके जो वॉल्स होते हैं इनके पास इलास्टिन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि इलास्टिन वो कंटेंट है जिसकी वजह से एक जो आर्टरीज हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती है। वहीं जो वेन्स हैं इनमें इलास्टिन कंटेंट या तो बहुत कम होता है या तो नहीं प्रेजेंट होता है। और जो आर्टरीज हैं इनकी वॉल थिक है, तो वॉल थिक होने की वजह से क्या होता है, अंदर का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट होता है, यानी कि जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसका जो प्रेशर है वो हाई होता है। वहीं जो वेन्स हैं इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन है और इसकी वजह से यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर होता है। और आर्टरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम होता है और यहाँ पे जो है वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। और आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन से जो है ऑक्सीजन कंबाइन करता है, इसी वजह से जो उसका ब्राइट रेड कलर जो है देखने को मिलता है। वहीं वेन्स में जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डार्क रेड कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है और ये जो होता है ये आपके फिस्ट का शेप होता है, यानी कि आपके मुट्ठी के शेप का जो है आपका हार्ट होता है।
और जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और ये जो है हमारे हार्ट को जो झटके होते हैं उन झटकों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है पेरिकार्डियम टिश्यू की। और ह्यूमन के पास क्लोज और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और दूसरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो इसीलिए जो ये सिस्टम है इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट के टेस्ट के लिए ईसीजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो जी का मतलब ग्राफ होता है, ग्राम मत इसको सोचिएगा। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बात करें हार्ट के वेट की, तो एडल्ट में लगभग 300 ग्राम का होता है और इन्फेंट में 10 to 20 ग्राम का होता है हार्ट। और इसका लोकेशन जो है वो है चेस्ट कैविटी। और जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में लगभग 80% हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और 20% जो है राइट साइड में होता है। इसीलिए हार्ट बीट आपको ज़्यादा जो है लेफ्ट साइड में फील होती है। और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला है राइट आर्ट्रियम, उसके बाद है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स जो हैं ह्यूमन हार्ट में होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी है हमारी बॉडी में वो है आयोटा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट वेन है हमारी बॉडी में उसको हम बोलते हैं ग्रेट सिफेनियस वेन। और सबसे जो लार्जेस्ट वेन है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो आइए अब समझते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे करता है। तो सपोज करिए लंग से जो है ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करने के बाद जो है ये वेन्स के थ्रू, ठीक है, वेन्स के थ्रू होते हुए ये कहाँ आ जाएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पहुँचेगा। और लेफ्ट आर्ट्रियम में प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद जो है ये बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पे एक आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट है और इसके थ्रू ये जो है बाहर आएगा और बाहर आने के बाद जो है आयोटा के थ्रू ये जो है बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ जो HbO2 लिखा है, HbO2 का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि लंग से जब ब्लड निकलता है तो जो ऑक्सीजन है वो उस ब्लड में हीमोग्लोबिन में कंबाइन हो जाता है, यानी कि वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद लंग से फिर वो कहाँ पे आता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व से के थ्रू क्रॉस करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो बॉडी ऑर्गन से डिफरेंट वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद जब सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास जो है ऑक्सीजन पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो दोबारा से बॉडी ऑर्गन से अब यहाँ से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होते होते जो ये वेना कावा है, वेना कावा के थ्रू जाएगा कहाँ पे, जो राइट आर्ट्रियम है वहाँ पे। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम में जाएगा और राइट आर्ट्रियम में इंटर करने के बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व और इसको ये क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये फिर से वापस लंग्स में चला जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी कर रही थी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, वहीं यहाँ पे क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करेगी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब यहाँ पे जो कार्बन का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो ज़्यादा था। तो इसी प्रोसेस से जो ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए जो हार्ट है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट के रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं हार्ट बीट। और इसका जो रेट होता है एडल्ट में वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, वहीं बेबी में 150 बीट्स पर मिनट होता है और एम्ब्रियो में ये 200 बीट्स पर मिनट होता है। और हार्ट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है और इसका टेस्ट जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG के थ्रू किया जाता है। और अगर ये पता करना है कि हार्ट में ब्लॉकेज है तो इसके लिए जो है एंजियोग्राफी टेस्ट होता है। वहीं हार्ट के सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। अब देखिए जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था तो वो जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं और उस साउंड को हम बोलते हैं लब और डब। तो लब का ये जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो हार्ट में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये जब क्लोज होती है तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। वहीं जो डब साउंड है ये जब सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होती है तो उस टाइम जो है डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हार्ट जो है हेल्दी कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा तो लब और डब का साउंड प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर हार्ट जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में है तो वो जो है मर का साउंड जो है प्रोड्यूस करता है और इसी से पता चलता है कि वॉल्व में जो है कुछ डिफेक्ट है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो देखिए जब हार्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और जब रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm/Hg है और जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm/Hg है।
तो अगर आपने देखा होगा कभी बीपी को मेज़र करते हुए तो 120 बाई जो 80 बीपी होता है उसको नॉर्मल माना जाता है। तो यही यानी कि जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किस प्रेशर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और किस प्रेशर से वो रिलैक्स कर रहा है, इसी को हम मेज़र करते हैं थ्रू द ब्लड प्रेशर मशीन, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैमोमीटर। और देखिए जो जार्विक 7 है, जार्विक 7 पहला आर्टिफिशियल हार्ट था जिसको बनाया गया था। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड को डिस्कवर किया था कार्ल लैंस्टीनर ने। और ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। और ब्लड रेड कलर का होता है क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है रेड होता है। और ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। और एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी वेट के 7% लगभग जो है ब्लड प्रेजेंट होता है। तो देखिए ब्लड जो है लगभग 45% बना हुआ है सेल्स, या आप इसको बोल सकते हैं कार्ब सेल से, और 55% बना हुआ है प्लाज्मा से। उसके बाद जो कार्ब सेल्स या सेल्स हैं ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में देखते हैं। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स, और इनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी जो होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। और एम्ब्रियो के स्टेज में जो आरबीसी है वो लिवर में बनती है, और जो आरबीसी है वो लिवर में ही इनकी डेथ भी होती है। तो देखिए हर सेल का एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम पीरियड तक वो जो है वो जिंदा रहेगा, उसके बाद जो है वो मर जाता है। तो एम्ब्रियो स्टेज में लिवर में बनता है आरबीसी और उसकी डेथ भी लिवर में होती है। वहीं फीटस में जो आरबीसी है वो लिवर और स्प्लीन में बनता है। और एक एडल्ट में जो आरबीसी का बर्थ प्लेस है वो है हमारा बोन मैरो, जैसे कि जो फीमर वाली बोन है यानी कि जो पैर की हड्डी है और जो बैक बोन है। और आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 90 से 120 दिन तक होती है। और इसके बाद जो है आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की डेथ हो जाती है। कहाँ पे? तो स्प्लीन और लिवर में। तो स्प्लीन और लिवर जो है वो आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान की तरह है। एक यूनिट ब्लड जो होता है वो लगभग 350 ml से 450 ml के बीच में होता है। और जो आरबीसी की शेप है वो कॉन्केव शेप का होता है। और देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि न्यूक्लियस जो है आरबीसी में जो है एब्सेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमल और बुफेलो का जो ब्लड है वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनका जो आरबीसी है वो ये जो है ओवल शेप का होता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन में जो आरबीसी होता है वो लगभग 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक होता है। और फीमेल्स में आरबीसीज के जो नंबर हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि मेल के कंपेरिजन में जो फीमेल की बॉडी साइज़ है वो कम होती है, और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी जो आरबीसी का जो नंबर है वो कम होता है फीमेल्स में। अगर बात करें रेशियो की कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनका क्या रेशियो होता है हमारी बॉडी में, तो इसका रेशियो है 600:1:40, यानी कि 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी और 40 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगी। और जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का नंबर है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है। तो जब आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है हमारे ब्लड में वो कम होने लगेगी। और जब वो कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था हीमोग्लोबिन के साथ वो उतने अमाउंट में कंबाइन नहीं कर पाएगा जितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से थकान जल्दी होने लगेगी और जो है सांस लेने में तकलीफ भी होने लगेगी, क्योंकि बॉडी को जितने अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए था उतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो यही है एनीमिया। और जब बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं वेल्डर्स डिजीज़। और ये जो है, जो आपने देखा होगा जो वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं तो उसमें क्या होता है वो मेटल का वर्क करते हैं। तो जब वो मेटल को जो है जब पिघलाते हैं तो उसकी वजह से जो उसमें फ्यूम्स निकलते हैं तो वो फ्यूम जो है वो एक तरह से वो उनके बॉडी में चले जाते हैं थ्रू इन्हेलेशन, यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो उसी की वजह से इनको जो है वेल्डर्स डिजीज़ हो जाती है। देखिए ब्लड सेल को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हीमोसाइटोमीटर, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर का यूज़ करते हैं। और स्प्लीन जो है हमारी बॉडी में, स्प्लीन एक तरह से बैंक होता है। जैसे आपके पास अगर पैसा कम हो गया तो आप जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो उसी तरह से हमारी बॉडी का जो बैंक है ब्लड का, ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन है। तो जब भी ब्लड की कमी होती है बॉडी में तो स्प्लीन से जो है बॉडी वो जो अमाउंट है ब्लड का वो कवर करती है। और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो आयरन और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कार्पसेल्स की। और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है तो वाइट बोन मैरो में होता है, ठीक है, वाइट बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। और डब्ल्यूबीसी कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। तो अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट देखी होगी तो इन सब का नाम उसमें जो है सुना होगा।
और WBC जो हैं ये हमारे बॉडी में एज ए सोल्जर वर्क करती हैं, यानी कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो WBC क्या करती है, उसको जो है मारने का काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, WBC कमज़ोर पड़ जाती है तो वो उसको किल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो किल नहीं कर पाती है तो वो डिजीज़ जो है वो आपको हो जाएगा। तो इसीलिए हम दवा खाते हैं, तो दवा क्या करती है कि वो जो WBC है WBC को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो WBC जाके फिर उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को जो है मार देती है। तो WBC जो है वो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। और WBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन लिवर में होता है और एक नॉर्मल एडल्ट में वाइट बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है WBC का। और जो WBC है ये इरेगुलर शेप की होती है, या इसको आप बोल सकते हैं कि अमीबाइक शेप की होती है, यानी कि जो अमीबा है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो WBC का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन ये RBC के कंपैरिजन में जो है WBC का साइज़ बड़ा होता है, RBC छोटी होती है WBC से। बात करेंगे नंबर्स की तो लगभग 11,000 से 40,000 मिलीमीटर क्यूब जो है ब्लड में जो है WBC प्रेजेंट होती है। और इनका जो लाइफ स्पैन है ये 2 to 4 डेज का होता है। दो तरह की WBCs होती हैं बॉडी में, पहला है ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ग्रेनुलोसाइट्स। तो देखिए जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये लार्जेस्ट WBC हैं और इनका जो न्यूक्लियस है ये राउंड या ओवल शेप का इनका न्यूक्लियस होता है और इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और वहीं जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये आपके जो वाइट बोन मैरो है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इनका न्यूक्लियस लोबुलेटेड होता है, यानी कि राउंड या ओवल नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स शेप का नहीं होता है। और इनको ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वहीं ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो ग्रेन्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो देखिए जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, पहला है बेसोफिल्स, दूसरा है इस्नोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो इनका फॉर्मेशन जो है वाइट बोन मैरो में होता है और इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो देखिए जो प्लेटलेट है ये स्मॉलेस्ट ब्लड कार्पसेल्स है, यानी कि RBC और WBC से ये बहुत छोटा होता है और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और एडल्ट में इसका फॉर्मेशन जो है येलो बोन मैरो में होता है। और एम्ब्रियो के स्टेज पे प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, तो लिवर में फॉर्म होते हैं। और ब्लड में जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो लगभग 1.5 से लेके 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं हमको ब्लड क्लॉटिंग में। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 7 दिन का होता है और इनकी डेथ कहाँ पे होती है, तो स्प्लीन में होती है। और जब बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग होगी, अगर कहीं चोट लग गई और खून गिरने लगता है तो वो जल्दी रुकेगा नहीं, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो बहता ही रहेगा, जल्दी स्टॉप नहीं होगा। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो देखिए जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, यानी कि आप इसको ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट बोल सकते हैं। और प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का होता है। और येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंट है बिलिरुबिन पिगमेंट। तो बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से जो उसका कलर है प्लाज्मा का वो येलो होता है और ये फॉर्म होता है लिवर में। और प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% जो है ये वाटर ही प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लाज्मा 90 से 92% वाटर से मिलकर बना हुआ है। बात करें इसके फंक्शन की तो ब्लड को जो फ्लूइड नेचर है ब्लड का वो प्रोवाइड करता है प्लाज्मा। इसके अलावा क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है और जो ब्लड का pH है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है प्लाज्मा। और जब प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं सीरम। और सीरम की स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। और जो वैक्सीन्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो सीरम की बनी होती हैं। जैसे कोविड वैक्सीन थी तो कोविड वैक्सीन जो है वो भी सीरम से डेवलप की गई थी। देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या हैं, तो विटामिन डी है, कैल्शियम है, फिब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। तो ये जो है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये जब प्लाज्मा में एब्सेंट होंगे तो इसी को हम बोलते हैं सीरम। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो देखिए कार्ल लैंडस्टेनर को हम बोलते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स और इन्हीं के द्वारा जो है ABO सिस्टम दिया गया था। तो 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। तो देखिए जो ग्रुप A होता है इसमें एंटी-B जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो ग्रुप A वाला जो ब्लड ग्रुप है, जो B ग्रुप है उससे ब्लड नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन A, यानी कि ये सिर्फ जो A ग्रुप है उससे ही ब्लड ले सकता है। उसके बाद जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप में एंटीबॉडी होती है एंटी-A, यानी कि एंटी-A का मतलब हो गया कि ये A से जो है ब्लड नहीं ले सकता। और उसके बाद इसमें B एंटीजन होता है, यानी कि ये B से ब्लड ले सकता है। उसके बाद जो AB है, AB में कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो AB है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और इसमें एंटीजन होता है A एंड B एंटीजन।
वहीं जो ग्रुप ओ है इसमें एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जो ग्रुप ओ है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो देखिए जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप जो है ये किसको ब्लड दे सकता है, तो ए को और ए बी को दे सकता है। वहीं जो ओ है, ओ किसको दे सकता है, तो ओ को, ए को, बी को और ए बी को, यानी कि सबको दे सकता है। और जो बी है, बी और ए बी को ब्लड दे सकता है। और ए बी जो है, ए बी सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है और इसके अलावा सबसे रिसीव कर सकता है। इसीलिए ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, क्योंकि ए बी सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। वहीं जो ओ है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए आइए अब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये क्यों होता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर को डिस्कवर किया था लैंस्टीनर और वीनर ने, और इनके द्वारा कहा गया कि लगभग 80% ह्यूमन के जो आरबीसीज होती हैं उनके सरफेस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर आर एच सेल पे प्रेजेंट है तो वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच एब्सेंट है यानी कि आरबीसी के ऊपर आर एच नहीं है तो वो निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव या बी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब कि आर एच वहाँ पे एब्सेंट है, और पॉजिटिव का मतलब आर एच एंटीजन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। और देखिए जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये आपस में ब्लड जो का ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ए ग्रुप है, ए प्लस है और एक है ए माइनस, तो ये आपस में जो है ब्लड इनका जो है ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है, एक दूसरे को ब्लड जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आर एच फैक्टर से इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो एंटीजन है यानी कि जो डोनर है उसका एंटीजन चेक किया जाता है और जो रिसीवर है उसकी एंटीबॉडी चेक की जाती है, ताकि वो दोनों कंपेटेबल हों ब्लड को डोनेट करने के लिए। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।